प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम रसायन विज्ञान के 25 ऐसे बेहद ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीओ जैसे जो मैंने लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे थंबनेल पे, इन सभी में जो है पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जो है आगामी परीक्षाओं में आने का बहुत ही अधिक संभावना है, अतः इन सभी को हमें जो है एक बार देख लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों को एक बार। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, ज्वरांतक यानी कि एंटीपायरेटिक दवा वह है जो शरीर के तापमान को कम करती है, और ऑप्शन बी शरीर के ताप को बढ़ाती है, और ऑप्शन सी संक्रमण दूर करती है, और ऑप्शन डी है विषाणु के आक्रमण से बचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वरांतक। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ज्वर का मतलब हो गया आपका तापमान, और अंतक का मतलब अंत करने वाला, यानी कि ये शरीर के तापमान को जो है अंत करना मतलब कम करना, यानी कि जो है शरीर का तापमान ये कम करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी फिल्ट्रन, ऑप्शन सी विश्लेषण, और ऑप्शन डी है शोधन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने की प्रक्रिया को जो हम लोग शोधन कहते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए द्विआंगी, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन सी त्रिआंगी, और ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो देखिए, जो रासायनिक यौगिक दो तत्वों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बाइनरी कंपाउंड यानी कि जो है आपका द्विआंगी यौगिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उभयधर्मी क्या होता है, तो उभयधर्मी जो यौगिक होते हैं वो यौगिक होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के जैसा आचरण करते हैं। जैसे कि आपका H2O यानी कि जो है आपका वाटर हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि जो है आपका जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं Al2O3 हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके उभयधर्मी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका H2O हो जाएगा, और क्या हो सकता है यहाँ पे जो है आपका Al2O3। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग जो है जिंक ऑक्साइड का यानी कि ZnO का दे सकते हैं। तो ये आपके जो है तीनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये उभयधर्मी आपके जो है यौगिक होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन विज्ञान का शाखा का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है कार्बनिक रसायन, दूसरा है भौतिक रसायन, और तीसरा है जैविक रसायन, और चौथा है अकार्बनिक रसायन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैविक रसायन। जैविक रसायन जो होता है वो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित होता है। तो बात कर लेते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होता है और अकार्बनिक रसायन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन के यौगिकों को छोड़कर जितने भी आपके रासायनिक यौगिक हैं उन सभी को अध्ययन जो है आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका परिभाषा हम लोग बता सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का जो अध्ययन है वो आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इस तरीके से बात कर लेते हैं कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन का हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं कि कार्बन और उसके जितने भी यौगिक हैं उन सभी का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि है बोरिक अम्ल से संबंधित कि बोरिक अम्ल क्या है। ऑप्शन ए है मृदुल प्रतिरोधी है, या फिर ऑप्शन बी है रोगाणुनाशी है, या फिर ऑप्शन सी है तेल प्रतिरोधी है, या फिर ऑप्शन डी है आपका प्रतिजैविक। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरिक अम्ल जो होता है वो एक मृदुल प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी अगर बोरिक अम्ल से संबंधित कुछ बातें कर लें तो देखिए, बोरिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो है उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में, कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, जैसे कीड़े मकोड़ों को जो हम लोग नष्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग हम लोग बता सकते हैं कि लकड़ी में जो घून लग जाते हैं या फिर इस तरह के जो दूसरे कीड़े लग जाते हैं उन सभी को भी खत्म करने के लिए हम लोग बोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। ऑप्शन ए है निर्जलीकारक के रूप में काम करता है, औषधि के रूप में कार्य करता है, या फिर ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, या फिर रंग बंधक के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जल जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये आपका जो है निर्जलीकारक के रूप में यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। बात कर लेते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक के बारे में हम बता सकते हैं कि ऑक्सीकारक जो होता है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन सभी पदार्थों को हम लोग जो है ऑक्सीकारक कहते हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं कि जितने भी आपके अधातुएं होती हैं वो सारे के सारे जो है आपके ऑक्सीकारक होती हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए है औद्योगिक इंजीनियरिंग से है, या फिर ऑप्शन बी है युद्धों में रसायन के उपयोग से है, या फिर रोगों के उपचार में रसायनों के प्रयोग और अध्ययन से है, या फिर खाद्य उद्योग में रसायनों के उपयोग से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसो चिकित्सा का संबंध जो है वो रोगों के उपचार में रसायनों के उपयोग और अध्ययन से होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कि कोलेस्ट्रॉल है क्लोरोफिल का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, या फिर जीव वसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल है, या फिर ऑप्शन डी क्रोमियम का लवण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एनिमल जो फैट होते हैं उनमें पाया जाने वाला एक फैटी एल्कोहल होता है, यानी कि आपका जो है फैट एल्कोहल होता है, वसा अम्ल जिसको हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका डीडीटी से संबंधित कि डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोधी की तरह काम उपयोग किया जाता है, या फिर कीटनाशक के रूप में, या फिर प्रतिजैवी के रूप में, या फिर उर्वरक के रूप में। तो डीडीटी का उपयोग जो हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। और डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए डीडीटी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये आप लोगों को जो है याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है अपमार्जक कहलाता है। अब अपमार्जक के बारे में कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अपमार्जक क्या होता है, तो ये आपका जो है बिना साबुन वाला साबुन होता है, जिसका कि उपयोग हम लोग लॉरिक अम्ल और साथ ही साथ जो है आपका सल्फोनिक अम्ल से करते हैं। और ये जो है ऐसा आपका जो है पदार्थ होता है जो कि कठोर जल में भी जो है आसानी से झाग देता है और सफाई करने का काम करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण करने वाला द्रव कहलाता है। तो वो आपका जो है तरल पदार्थ होता है। क्यों, तो देखिए द्रव जो होता है इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, यानी कि इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि देखिए द्रव जो होता है, यहाँ पे द्रव लिखना चाहिए था, तो ये जो द्रव होता है इसका आयतन भी आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर 1 लीटर द्रव, आयतन मैंने निश्चित बताया ना, तो चलिए हम ले लेते हैं क्या 1 लीटर द्रव। 1 लीटर जो आपका द्रव है इस सॉरी 1 लीटर हमने क्या कर लिया, 1 लीटर हमने जो है द्रव ले लिया। अब क्या करते हैं कि 1 लीटर जो हमने लिक्विड लिया है इसको हम लोग बाल्टी में रखेंगे तो इसका बाल्टी का ही आकार हो जाएगा। इसका आकार क्या हो गया, बाल्टी का हो गया। इसको जो हम लोग अगर थाली में रखते हैं तो इसका आकार जो है थाली के जैसा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग किसी दूसरे पदार्थ जैसे कि आपका किसी क्यूब में रखते हैं तो इसका आकार जो है आपका क्यूब का हो जाएगा। इस तरीके से इसका आकार जो है अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। क्योंकि हर एक में, चाहे हमने बाल्टी में लिया था, चाहे हमने जो है थाली में लिया था, चाहे हमने एक क्यूब में लिया था, सब में जो है द्रव यानी कि जो पानी हमने लिया हुआ लिक्विड लिया है वो कितना था, 1 लीटर था। तो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित है। तो याद रखिएगा कि जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण करने वाला जो द्रव होता है वो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वो आपका तरल होता है यानी कि फ्लूइड होता है। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो इसमें कम लगता है, जिसकी वजह से कि आसानी से जो है ये अपने जिस पात्र में रहते हैं उसी के जो है आकार को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि जो है आसपास के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके एडजस्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संगलन को बढ़ावा देने वाला जो पदार्थ होता है उसको बताना है आपको कि कौन सा पदार्थ होता है। यानी कि संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ में कुछ पदार्थों को मिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग गालक कहते हैं, यानी कि फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स जो होता है वो संगलन में हेल्प करता है धातुओं को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका गैसोलीन से संबंधित। गैसोलीन का पर्याय क्या है, तो गैसोलीन का पर्याय जो है आपका पेट्रोल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आसानी से झाग नहीं देने वाला द्रव कहलाता है, तो ये आपका जो है कठोर जल कहलाता है। और कठोर जल के बारे में ध्यान रखिएगा, कठोर जल जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक हो जाता है आपका जो है अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता क्या होता है, देखिए अस्थायी कठोरता जो है ऐसा जल होता है जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, और इसको दूर करने के लिए हम लोग जो है उबालते हैं या फिर चूना का जो है जल मिलाते हैं, जिससे कि अस्थायी कठोरता दूर हो जाता है। दूसरा होता है जल के कठोरता का प्रकार अस्थाई कठोरता। तो अस्थाई कठोरता में क्या होता है कि जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट घुल जाते हैं, और इसको दूर करने के लिए हम लोग इसको आसवन विधि का उपयोग करते हैं। और एक बात और भी याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 का उपयोग अस्थाई और अस्थाई दोनों ही कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये होता है आपका हीलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे अक्रिय गैसें
ऑप्शन ए जल में मिश्रणीय होते हैं, या फिर आपका जो है ऑप्शन बी स्थायी नहीं होते हैं, या फिर रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, या फिर ऑप्शन डी है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अक्रिय गैस। नाम से ही पता लग रहा है कि ये अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करती है, यानी कि रासायनिक रूप से ये अभिक्रियाशील नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और अक्रिय गैस के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। ऑप्शन ए सुगंधशाला यानी कि परफ्यूमरी उद्योग में, या फिर ऑप्शन बी है औषधि उद्योग में, या फिर रंगाई यानी कि रंजक उद्योग में, या फिर खाद्य उद्योग में। तो रंगाई उद्योग यानी कि रंजक उद्योग में जो है आपका नील का उपयोग किया जाता है। आपने भी किया होगा, उजले जो शर्ट होते हैं या कपड़े होते हैं उनका जो है उनको जो है हम लोग नील और चढ़ाते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और गंदा भी कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका, अलसी की खली यानी कि लिंसीड केक निम्नलिखित काम में आती है। ऑप्शन ए है धोने के काम में, या फिर ऑप्शन बी है पशुओं को खिलाने के काम में, या फिर ऑप्शन सी है नवजात को खिलाने में, या फिर ऑप्शन डी है पटाखों को भरने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुओं को जो है खिलाने में इसका उपयोग किया जाता है, अलसी के खली का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आपको पटाखों से संबंधित बता दूं कि आतिशबाजी के दौरान में हरा रंग जो होता है वो बेरियम के उपस्थिति के कारण हमें दिखाई देता है, और दूसरा कि आतिशबाजी के दौरान में लाल जो चटक रंग यानी कि डार्क जो लाल दिखाई देता है वो आपका स्ट्रोंसियम के उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ये दोनों ही बातें आप लोग पटाखों से संबंधित याद रखिएगा। चलिए देते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निच्छालन प्रक्रम में शामिल है। ऑप्शन ए गाढ़े रंगों को हटना, ऑप्शन बी है घुलनशील यौगिकों को घोलना, और ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, और ऑप्शन डी है फिल्ट्रन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो घुलनशील यौगिकों को घोलना निच्छालन प्रक्रम में शामिल होता है। यानी कि निच्छालन प्रक्रम में यही होता है, आपका घुलनशील यौगिकों को घोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या कहलाता है। तो मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग जो है आपका मृदु विरेचक यानी कि मिल्ड लैक्सेटिव कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाकी याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है हम लोग एसिडिटी को दूर करने में करते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है आपका फुल फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर जो है 2 छूट गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विकृतीकृत यानी कि डीनेचर्ड एल्कोहल कैसा होता है। ऑप्शन ए एल्कोहल का एक अति शुद्ध प्रकार है, ऑप्शन बी यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं, और ऑप्शन सी है इनमें रंगीन अपद्रव्य होते हैं, और ऑप्शन डी है इसका स्वाद मीठा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकृतीकृत जो अल्कोहल होता है ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें जो है जहरीले पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एथिल एल्कोहल को पीने के लिए अनुयुक्त अनुपयुक्त यानी कि जो है आपका अनुकूल नहीं हो, इसको बनाने के लिए जो हम लोग कौन सा पदार्थ इसमें मिलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि एथिल एल्कोहल को पीने के लायक नहीं बनाने के लिए, यानी कि अनुपयुक्त पीने के लायक जो नहीं हो, बेकार हो, इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो हम लोग मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं। तो एथिल एल्कोहल में जब मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं तो ये जो है आपका पीने के लायक अब नहीं रहता है। तो ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, रंग बंधक यानी कि मोर्डेंट वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है, या फिर विरंजक का काम करता है, या फिर रंग को प्रगाढ़ करने के लिए सक्षम है, या फिर अत्यंत कठोर ठोस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंग बंधक यानी कि मोर्डेंट जो होते हैं वो आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कपड़ों पर रंग को पक्का करने का काम करते हैं। अब कुछ इसके जो है उदाहरण भी देख लेते हैं, रंग बंधक के उदाहरण। तो इसका टेनिन एसिड हो जाएगा, या ट्रेनिक एसिड हो जाएगा, या फिर एलम है, सोडियम क्लोराइड है, क्रेनियम है, तांबा लोहा, और आयोडीन का जो लवण होता है ये भी आपका जो है रंग बंधक का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है। तो डीएनए में जो आपका डीऑक्सी राइबोज जो है इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो मॉर्फिन जो ड्रग्स है इसका जो है हम लोग वर्गीकरण करते हैं स्वापक यानी कि नारकोटिक्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो है केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन को देखा जो कि पहले के एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे के एग्जामों में आने की संभावना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर ढंग से मैं समझा पाया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जो है आपके थ्रू में हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।